Hello, good morning everyone. This is Rohan. Welcome to this channel You Greater Than UPSC. अभी थोड़े दिन पहले मैंने इस चैनल को बनाया है टू गाइड यू। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको गाइडेंस बिल्कुल नहीं है, लेकिन हार्ड वर्क करने की बहुत उनमें पोटेंशियल है या फिर इच्छा है, और वो काफ़ी पोटेंशियल, ये जो कोर क्राउड होता है ना, उसका पार्ट है। लेकिन गाइडेंस ना होने की वजह से अटेम्प्ट्स ज़्यादा बढ़ जाते हैं और बहुत जम्बलिंग होता है। सो मेरा 5 साल का अनुभव अब यहाँ काम आएगा। मैं बहुत ऑनेस्टी, बहुत पेशेंस और बहुत डीप, ऐसा मतलब पूरे दिलो जान से आप कह सकते हैं, आपको गाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। जो कुछ भी मुझे पता है 5 साल में, जो कुछ भी मैंने नॉलेज ग्रहण किया है, वो सभी मैं आपको इन वीडियोज़ के थ्रू आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। बस आपका काम है और ज़्यादा पढ़ाई करना, और ज़्यादा इतना हार्ड वर्क करना है ना कि कोर क्राउड का पार्ट बन जाए। कोर क्राउड हार्डली 14,000 15,000 लोग बन जाते हैं। कोर क्राउड होता है 30 या 35,000 का, या फिर 40-50,000 के ऊपर नहीं। हमें उन क्राउड का पार्ट बनना है। अभी हम इस वीडियो में हम CDS 2024 का प्रीलिम्स का हम वो कर रहे हैं। CDS 2024 का अभी 21 अप्रैल 2024 को एग्ज़ाम हुआ था, संडे को, जिस दिन अभ्यास 1 का टेस्ट भी हुआ था विजन का। तो उस दिन इसे एग्ज़ाम हुआ था। अभी हम इस एग्ज़ाम के क्वेश्चंस को क्यों देख रहे हैं? हम पूरे क्वेश्चंस नहीं देखेंगे, हम बस हमारे काम के क्वेश्चंस जो यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 में 16 जून को जो हमारा यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 कंडक्ट होने वाला है, जीएस का पेपर, उसमें मेरा मानना ये है, और आप देखिए फिर मुझे बताइए एग्ज़ाम होने के बाद कि यस रोहन, CDS 2024 का हमारा जो वीडियो था उसमें से 2 से 3 क्वेश्चन आए हैं। एटलीस्ट 3 क्वेश्चंस आई एक्सपेक्ट, और 3 क्वेश्चंस बहुत बड़ी बात होती है। एक क्वेश्चंस की वैल्यू पता है कितनी है? 2 नहीं, 2.66। सॉरी, oh my god, what happened to this? So एक क्वेश्चन की वैल्यू 2.66 निगेटिव पकड़ के, और 3 क्वेश्चंस की वैल्यू कितना? 7.8। बहुत बड़ी चीज़ होती है, इसलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। एक एक क्वेश्चन मैं बहुत अच्छे से एनालाइज कर रहा हूँ। इससे पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा मोटिवेशन की ज़रूरत मुझे भी है, ऐसे ही और वीडियोस बनाने के लिए। तो सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने में इतना कोई बड़ी बात नहीं है। अब बस आपका, जब भी मैं कोई इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोड करूँ तो आपके वो स्क्रॉलिंग ग्रिड पे आ जाएगा, आप देख सकते हैं, या फिर अगर नहीं देखना तो स्क्रॉल कीजिए, बस उसे आने तो दीजिए वहाँ पर। तो फिर, और इससे पहले मैंने एक वीडियो 34 डेज़ का, लास्ट 34 डेज़ प्रीलिम्स का प्लान बताया है, वो भी आप वीडियो देखिए। उसमें मैंने CSAT की बहुत अच्छे से स्ट्रैटेजी डिस्कस की है। और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर मैंने 500 पैसेजेस का एक PDF भेजा है। हर रोज़ 10 पैसेजेस सॉल्व कीजिए, आपका कॉम्प्रिहेंशन बहुत अच्छे से हो जाएगा। वो आपका CSAT क्लियर करने में किंग मेकर बन सकता है, वो पैसेजेस का PDF। और उससे पहले भी मैंने एक 2023 का प्रीलिम्स का मैंने पार्ट 1 का वीडियो बनाया, वहाँ पर मैंने ट्रिक्स ये सब डिस्कस किया है, किसी क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच किया जाता है, कैसे स्मार्टली उसका आंसर को डिड्यूस किया जाता है, डिडक्ट किया जाता है, डिकोड किया जाता है, वो सब देखिए। तो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। जस्ट याद रखिए कि ये क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके साथ आप अपने नोट्स भी बनाए। और मेजॉरिटी टाइम्स 99% जो मैं आंसर की दे रहा हूँ वो एक्यूरेट है। सो लेट्स स्टार्ट। So first question about Zorwe culture of the Deccan. So इसमें फर्स्ट ये हमारा काम का क्वेश्चन है, हम उसे ऐसे कर देते हैं। सॉरी, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। ग्रीन से करते हैं। What is happening to this?
ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। तो इसका आंसर फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। प्रैक्टिकली द होल द मॉडर्न महाराष्ट्र एक्सेप्ट द कोस्टल कोंकण डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पर पता है ये स्टेटमेंट करेक्ट क्यों है? यहाँ पर एक वर्ड लगाया गया है जिसको ध्यान में रखते हुए, अगर वो ऐसे भी बोल सकते थे ना, इट कवर्स द होल ऑफ मॉडर्न महाराष्ट्र। प्रैक्टिकली क्यों बोला है? प्रैक्टिकली इसलिए बोला है क्योंकि सिर्फ प्रैक्टिकल नहीं लगाते होते तो ये गलत हो जाता है। प्रैक्टिकली लगाया है और उसको करेक्ट होने की संभावना उसकी ज़्यादा है। सो फर्स्ट इज़ करेक्ट। देन प्रवरा गोदावरी वैलीज सीम्स टू हैव बीन द न्यूक्लियर जोन। क्या बोला है? देखिए, सीम्स टू हैव, सीम मतलब हो सकता है, बहुत नॉर्मल स्टेटमेंट है, करेक्ट। एंड द लार्ज साइट्स ऑफ दिस कल्चर यील्ड एविडेंस ऑफ शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। ये बहुत स्पेसिफिक स्टेटमेंट बनाया है। ऐसा नहीं बोला कि हो सकता है, जनरली, सीम्स या फिर मे, डायरेक्ट बोला है लार्ज साइट्स यील्ड द एविडेंस। नहीं हो सकता ऐसा। और लार्ज साइट्स की बात की है और वो भी शिफ्टिंग एग्रीकल्चर की बात की। सो इसका करेक्ट आंसर होगा 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी इसमें देखिए, ये मदुराई द कैपिटल सिटी ऑफ द पांड्या किंगडम, इसके बारे में बात कर रहे हैं। मैं फास्ट लेता हूँ वीडियो, आपका ज़्यादा वक्त मैं नहीं लेता। अगर आपको मेरे बारे में पता नहीं तो सॉरी, मैं इंट्रोडक्शन देना भूल गया। पिछली बार मैंने जीएस का कट ऑफ क्लियर किया है, सीसेट थोड़े मार्क्स से गया है। मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और यूनिवर्सिटी में मेरे पास 3 गोल्ड मेडल्स हैं, तो आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं और आगे का वीडियो निश्चित रूप से देख सकते हैं। सो सेकंड स्टेटमेंट, ये भी हमारा काम का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हैं। द फर्स्ट स्टेटमेंट, it has been described in Madurai Kanchi as a large grand city। अभी देखिए, has been described in Madura Kanchi, ये क्या है ना, एक डॉक्यूमेंट, सॉरी ये बुक, या ये कोई बुक है या फिर कुछ नॉवल है या कुछ ऐसा, एक ऑथर किया है उन्होंने। तो इतना बड़ा डॉक्यूमेंट होगा, एग्जामिनर जाके थोड़ी देखेगा कि इसमें ऐसा लिखा है क्या। तो ये स्टेटमेंट सही है। फिर द अर्थशास्त्र मेंशंस इट एज द सेंटर ऑफ फाइन कॉटन टेक्सटाइल्स। मेंशंस बोला है, मेंशंस इतना बड़ी चीज़ नहीं होती, कहीं पर भी छोटू सा भी मेंशन अगर किया होगा तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। एंड अदर लिटरेरी सोर्सेज डिस्क्राइब, अदर नॉर्मल और डिस्क्राइब बोला है। अगर स्टेटमेंट को रॉन्ग बनाना होता ना तो रॉन्ग स्टेटमेंट कैसे बनाते? अदर लिटरेरी सोर्सेज डू नॉट डिस्क्राइब इट एज अ मेजर क्राफ्ट सेंटर, तो गलत बन जाता है। ये भी करेक्ट है, इसका सही आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी मैंने हमारा 2023 का जो मैंने वीडियो अपलोड किया है उस पर कुछ 150 से ज़्यादा व्यूज़ हैं। वहाँ पर मैंने एक ट्रिक बताई थी कॉन्गो बेसिन और वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो ऐसा करके। तो यहाँ पर एक ये देखिए आप, राजा मान सिंह ऑफ ग्वालियर एंड राजा सवाई जय सिंह। ये सिंह थोड़ा इंटरलिंक्ड है, तो फिर उसका वो कर सकते थे। अगर आपको ये पता होता है थर्ड क्वेश्चन राजा सवाई जय सिंह ठीक से पढ़ा होता तो फोर्थ में आपने इजीली वो उसको मार्क किया होता। फिर भी मैं आपको और एक ट्रिक बताता हूँ यहाँ पर। तो थर्ड क्वेश्चन भी हमारा काम का है, सवाई जय सिंह के एस्ट्रोनॉमिकल वर्क के बारे में बोल रहे हैं। तो इसमें he learned the accuracy of European observations and obtained the Lahirez tables from which he reproduced a refraction index. Yes, it's correct. Or his astronomers also developed a telescope of their own to observe the lunar phases of moon. ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि वीनस का मून ही नहीं है तो वो कैसे कुछ ऑब्जर्व कर पाते हैं। तो इसका सही स्टेटमेंट है फर्स्ट। करेक्ट पूछा है वो भी ध्यान रखिए, करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है, ये सब हमें ध्यान में रखना होता है। मन कौतूहल, अ वर्क ऑफ म्यूजिक वॉज प्रिपेयर्ड अंडर द एजीज ऑफ बोला है। अंडर द एजीज मतलब किसी राजा के आश्रय के नीचे। राजा मतलब एजीज ऑफ किसी के आश्रय के अंडर। अगर या फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या कि तानसेन, मीराबाई, आमिर खुसरो ये थे, बड़े लोग थे, लेकिन
किसी एक म्यूज़िक के या किसी वर्क म्यूज़िक के ऐसा इसको आश्रय देने के लिए बड़ी पावर लगती है, पैसा भी लगता है ये राजाओं का काम होता था। तो इसका सही आंसर था फोर्थ भी हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे नोट डाउन ज़रूर कीजिए। इसका राजा मानसिंह ऑफ ग्वालियर ये सही आंसर था। फर्स्ट सुगम्य भारत अभियान, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट था। पिछली बार जननी सुरक्षा योजना था, जियो साइंटिस्ट के क्वेश्चन पेपर से उठाया गया था, डायरेक्ट क्वेश्चन था। ऐसे भी ये स्कीम आगे रिपीट हो सकती है। फिर आप मुझे बोलेंगे कि ये हमारी वीडियो में था, हमने नोट डाउन नहीं किया इसलिए गलत हो गया। एक क्वेश्चन 2.66 मार्क्स आगे और 400-500 लोगों के आगे आप पहुंच जाते एक क्वेश्चन करेक्ट करके। हमें बस उन 14,000 लोगों में आना है, मेंस देना है। आप मेंस में स्ट्रांग है मुझे पता है, प्रीलिम्स तो क्रैक कीजिए। फिफ्थ क्वेश्चन, इसका द फर्स्ट प्रोग्राम इज़ इनिशिएटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। यस, मैंने खुद PIB की रिपोर्ट देखी है, तभी मैं जाकर आपको ये सब बता रहा हूँ। और इट एम्स टू डेवलप एन इंक्लूसिव सोसाइटी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। ऑब्वियसली अगर ये मिनिस्ट्री सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट ये कर रहे हैं डिसेबिलिटीज़ पर डिपार्टमेंट का, तो डेफिनेटली डिसेबिलिटीज़ के ऊपर कुछ तो होगा और बहुत पॉजिटिव बात कर रहा है सेकंड स्टेटमेंट। अगर फर्स्ट करेक्ट है तो सेकंड भी करेक्ट है, और थर्ड जो है ना वो रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कोई पेंशन की बात नहीं की गई। तो इसका सही आंसर है सेकंड 1 and 2। देन सिक्स्थ क्वेश्चन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव। और यहाँ पर स्पेसिफिकली नॉट बोला है, नॉट को आप ध्यान में रखिए। इसका सही आंसर है C, टेकिंग कंट्रोल ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में ये सब नहीं था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में A, B और D था। टाइटल्स को सरेंडर किया था, स्कूल्स को, गवर्नमेंट कॉलेजेस को बॉयकॉट किया था, और कांग्रेस का ऑर्गेनाइजेशंस मोहल्ला लेवल तक उनका ये सब मार्च वगैरह ये सब चला था। सेवन्थ क्वेश्चन, मॉरियन स्टेट एंड फॉरेस्ट पीपल के बारे में बता रहे हैं। इसमें ना थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, फिर भी आपको बताता हूँ, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है, ये मैं कह सकता हूँ। सोल मोनोपोली बोला है, और ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, आई थिंक ये इनकरेक्ट है, ये करेक्ट है। तो इसका सही आंसर ओनली 2 पेयर्स। देन दिस इज़ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पिछली बार PYQs में भी है कुछ, आई थिंक 1992 के कुछ PYQ में है CDS के। और फिर इसका सही आंसर है कि दिल्ली सल्तनत के टाइम डायमंड माइनिंग कहाँ पर की जाती थी। इसका सही आंसर है पन्ना। आपको वो पता नहीं क्या, सॉन्ग बहुत पॉपुलर सॉन्ग है लता जी का, पन्ना की तमन्ना है कि हीरा उसे मिल जाए, ऐसा करके, तो वही है, पन्ना हीरा साथ में रहता है। तो इसको देख लीजिए। जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका सही आंसर है इट ऑर्बिट्स द सन अबाउट 15 लाख किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। फर्स्ट, वैसे भी मैंने आपको उस ट्रिक वाली वीडियो में बताया है 2023 का, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, या इसका आंसर A होगा या फिर D होगा, इसे सिंगल लाइन का मेजॉरिटी टाइम्स। ये 10वां क्वेश्चन हमारे कोई काम का नहीं, ये ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स में। ये 2022 UPSC सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स का क्वेश्चन रिपीट हो गया है कि क्यूबिट क्या होता है। क्यूबिट ये 2022 में प्रीलिम्स में आया था। इसका सही आंसर इट्स क्वांटम कंप्यूटर्स। फोटो 51, 12 हमारे काम का नहीं, 13 हमारे काम का नहीं, 14th हमारे काम का नहीं, 15th यस इट्स पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है, थोड़ा ऑप्शनल बेस्ड क्वेश्चन लगता है, लेकिन इसका दोनों है ना आंसर वो स्वाइप किया गया है उन्होंने, तो इसका करेक्ट आंसर है D। 16 का क्वेश्चन ध्यान से देखिए, कैनॉट बोला है, टोटलिटेरियन रिजिम का कौन सा वो नहीं होता। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। तो इसका सही आंसर इट्स
ऑटोनॉमी ऑफ सिविल सोसाइटी। टोटलिटेरियन में क्या होता है, सब एक पार्टी कंट्रोल करता है, सब कुछ ग्रुप होता है वही सब लोग कंट्रोल करते हैं, वो मोनोपोली होती है वहाँ पर भी, वन पार्टी स्टेट होता है। और इंडिविजुअल लिबर्टी और पॉलिटिकल वो सब कंट्रोल करने के लिए वो सब बहुत कंट्रोलेबल फैक्टर्स होते हैं। और ऐसे स्थिति में वो सिविल सोसाइटी को ऑटोनॉमी कैसे देंगे, तो डी आंसर इसका सही होगा। 17 कितना इजी क्वेश्चंस, दिखने में डरावना लगता है बस। 17 यहाँ पर भी नॉट पूछा है। इसका बस आप ये स्टेटमेंट देखिए, ग्लोबलाइजेशन इज़ नेसेसरी इन इकोनॉमिक नॉट कल्चरल। सेकंड स्टेटमेंट नॉट कल्चरल, कैसे ऐसे, सेकंड स्टेटमेंट गलत, मतलब आंसर हमारा ये तो नहीं है, हमें नॉट पूछा है। और ऐसे ऑल तो सही या फिर ऑल तो गलत नहीं होता, इसमें अगर दूसरा गलत है तो तीसरा भी गलत है। देखिए वॉशिंगटन कंसेंसस इंटरवेंशन इन द मार्केट की बात कर रहा है, वैसे तो इंटरवेंशन इन द मार्केट वो नहीं होता वॉशिंगटन कंसेंसस होता है कि मार्केट को, फ्री मार्केट की बात की जाती है। और फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है, अवतार की एज जनरली बोला है, देखिए करेक्ट स्टेटमेंट है, फोर्थ करेक्ट है। और 2 और 3 इसका सही आंसर। 18th फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 मतलब क्या, लक्ष्मीकांत, पार्ट 3 मतलब फंडामेंटल राइट्स। दोनों स्टेटमेंट सही है और करेक्ट ही पूछा है हमको। बहुत सारे लोग यहाँ पर क्या बोल रहे हैं पता है कि राइट्स गारंटेड बाय दिस पार्ट व्हेन दे आर वायलेटेड बाय द एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट अथॉरिटी इंडिविजुअल्स कैन एनफोर्स, ऐसा नहीं बोल रहे, लेकिन ऐसा डायरेक्ट हमें कंक्लूजन नहीं निकालना चाहिए। इसका सही आंसर सी। 19th क्वेश्चन, लेट्स सी। ओके, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स के बारे में बहुत बात कर रहे हैं। तो प्रोवाइड्स दैट एवरीवन शैल हैव द राइट टू रिकग्निशन एवरीवेयर एज अ पर्सन बिफोर लॉ। शाल बोल रहा है, ऐसा डॉक्यूमेंट्स में होता है शाल, अगर कोई वर्ड्स है तो करेक्ट है। और ऑल्दो इंडिया एग्रीज इन प्रिंसिपल विद द इथोस ऑफ ICCPR, इट हैज़ नॉट येट रेटिफाइड इट फुली। यस, इंडिया ने इसको रेटिफाई किया है, बहुत पॉजिटिव चीज़ होती है, तो ये गलत है। इसका सही आंसर फर्स्ट है और करेक्ट ही पूछा है हमसे। 19 आगे 20 राइट टू हैव लीगल एड के बारे में बता रहा है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। नालसा या फिर राइट टू लीगल एड, ये सब फंडामेंटल राइट्स का पार्ट, DPS के पार्ट है। इसका फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इट इज़ गिवन अंडर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ऑब्वियसली यस, हम पढ़ते हैं ये सब लक्ष्मीकांत में बहुत, अगर आपने 1-2 बार भी लक्ष्मीकांत पढ़ा है तो डेफिनेटली आपको याद होगा। और इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द पुलिस टू इन्फॉर्म द नियरेस्ट लीगल एड कमिटी इमीडिएटली आफ्टर द रेस्ट ऑफ द पीपल। ऑब्वियसली बहुत पॉजिटिव बात कर रहा है। सो बोथ सी, क्या बोल रहे हैं, करेक्ट ही पूछा है। ये सब देखा कीजिए, करेक्ट पूछ रहे हैं, नॉन करेक्ट पूछ रहे हैं। अभी तक नॉन करेक्ट वाले 2 हमसे पूछे गए थे। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या बोल रहे हैं। डिक्लेरेशन प्रोवाइड दैट एवरीवन हैज़ द राइट टू सीक एंड एंजॉय इन अदर कंट्रीज asylum फ्रॉम प्रोसिक्यूशन इन रिस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल क्राइम्स। यस, द डिक्लेरेशन प्रोवाइड दैट एवरीवन हैज़ द फ्रीडम फ्रॉम arbitrary डिप्रावल ऑफ नेशनलिटी एक्सेप्ट फॉर द फ्रीडम टू चेंज नेशनलिटी। ऑब्वियसली करेक्ट पूछा है, सो सी। 22 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, पता नहीं यूट्यूबर्स बाकी इतने बड़े 5-5 लाख सब्सक्राइबर लेके बैठे हैं, इतना गलत आंसर की प्रोवाइड किया है। मैं नाम बिल्कुल नहीं लेना चाहता, कमेंट्स में गालियाँ दे रहे हैं उन लोगों को बच्चे कि इतना गलत कैसे, इतने इजी क्वेश्चन। इसका सही आंसर क्या बताने की ज़रूरत है, यूनिसेफ इतना पॉपुलर ऑर्गेनाइजेशन है। और वैसे भी मैंने बताया कि सिंगल लाइनर ऐसे क्वेश्चंस का आंसर ए या फिर डी में से होता है, और वैसे भी सी और डी है ना, जिसमें कंफ्यूज करने के लिए आपको UN के ऑर्गेनाइजेशन दिए हैं। यूनिसेफ जो बच्चों के लिए काम करती है ऑर्गेनाइजेशन, उसको 2 बार नोबेल प्राइज़ मिला है ऑब्वियसली। थर्ड हमारा यस इट्स हमारा काम का है, बहुत लोगों को लगा कि ये हमारा काम का नहीं। इन्फेक्शन वैक्सीनेशन के बारे में बताया। इसका फर्स्ट स्टेटमेंट
इट ब्लॉक्स द एंट्री ऑफ द इन्फेक्शियस एजेंट्स इन द बॉडी। क्या बोल रहा है? वैक्सीनेशन दैट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट एन इन्फेक्शियस डिसीज़। इट ब्लॉक्स द एंट्री ऑफ द इन्फेक्शियस एजेंट्स इन टू द बॉडी। नो, ये एंट्री को ब्लॉक नहीं कर देता। अगर एंट्री को ही ब्लॉक कर देता तो फिर उसका काम क्या है अंदर जाके? इट प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज अगेंस्ट इन्फेक्शन, यस, एंड इट किल्स द इन्फेक्शियस एजेंट्स व्हेन इट एंटर्स द बॉडी। नो, वो बस का इसका असर कम कर देते हैं, वो किल नहीं करते और उसकी एंट्री भी ब्लॉक नहीं करते। इसका 23 का जो है उसका सही आंसर है 2 ओनली। करेक्ट पूछ रहे हैं। 24 देखिए, नो पूछा है, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं लेकिन हमारे काम का नहीं है। वैसे भी इसका आंसर मैं बता दूँ आपको, इसका आई थिंक यस, रेड ब्लड सेल्स को डीन्यूक्लिएटेड बोला जाता है जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता, आप बस ध्यान रख सकते हैं। 25 हमारे काम का क्वेश्चन है। इसको क्या बोला है? करेक्ट पूछा है। तो दे डू नॉट, सेकेंड स्टेटमेंट देखिए बी वाला, दे डू नॉट गेट रिलीज इनटू वाटर, ऐसे कैसे? रॉन्ग। दे डू नॉट हैव एनी बायोकेमिकल, डू नॉट हैव एनी, रॉन्ग। कितना एक्सट्रीम है? दे आर हार्मलेस टू ह्यूमंस, ऐसा कैसे? एनवायरमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स है तो इन ह्यूमंस को हार्म करेगा ही। इसका सही आंसर डी, ए आंसर। वैसे भी सिंगल लाइनर ए या फिर डी। 26 हमारे काम का नहीं कुछ। 27 हमारे काम का नहीं। 28 इसका आंसर, ये PYQB में बहुत बार रिपीट हो गया इसका आंसर, पोटैटो ऑनियन गार्लिक है। इसका 29 का इकोनॉमी के क्वेश्चन बहुत टफ आए थे यार इसमें। इसको अगर आपने अच्छे से इकोनॉमी का अंडरस्टैंड UPSC के ऊपर जाके सत्यम जैन सर ने वो 500 MCQs बताए, विवेक सिंह सर ने उनके PDF के, वहाँ पर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग उतनी अच्छी है तो आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसका सही आंसर था 1 और 2 करेक्ट है, 3 नहीं, 3 4 नहीं, इसका 1 एंड 2 करेक्ट था कि वेटेज एवरेज जो लेंडिंग रेट है और डोमेस्टिक टर्म डिपॉजिट रेट है उन्हीं को यूज़ किया जाता है मॉनेटरी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म में। 30 का क्वेश्चन है मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। तो इसका यस, मॉनेटरी पॉलिसी इम्पॉर्टेंट है, RBI होता है इसका, और फिस्कल पॉलिसी जो होता है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री करती है। तो इसका सही आंसर है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, इसका करेक्ट था आई थिंक। और सेकंड का यस, ये वो भी करेक्ट था। 30 का सी आंसर है, करेक्ट पूछा है सी। 31 होलसेल प्राइस इंडेक्स के बारे में पूछ रहे हैं। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ये NCERT में भी होता है। फ्यूल एंड पावर हैव हायर वेटेज इन WPI दैन दैट ऑफ द प्राइमरी आर्टिकल्स, yes, it's correct. And the weightage of manufactured products in WPI is higher than the fuel and power, yes, it's correct. Sorry, first wrong है, क्योंकि फ्यूल एंड पावर को इतना वेटेज नहीं होता, प्राइमरी आर्टिकल्स को थोड़ा ज़्यादा होता है। इसका सही करेक्ट पूछे हैं तो B इज़ द करेक्ट आंसर। 32 अभी इसका ट्रिक बताता हूँ मैं आपको। क्या लगता सकता है ट्रिक्स, कैसे याद रखेंगे ऐसे क्वेश्चंस को? यहाँ पर एक बात ऑब्ज़र्व कीजिए आप कि वुड डिपेंड बोला है कि ऐसे कौन से फैक्टर्स पर इंडिया का वो FTAs का अदर नेशन के ऊपर ग्रोथ, एक्सपोर्ट्स का ग्रोथ जो है डिपेंड करेगा। डिपेंड किसी के ऊपर भी कर सकता है, अगर थोड़ा भी 0.1% भी किसी के ऊपर डिपेंड हो रहा है तो करेक्ट। 1 2 3 4 5 ऑल करेक्ट। ऐसा डिपेंड या फिर हैव इन्फ्लुएंस, और या फिर इसका कोई इसका नीचे में से, नीचे जो पार्ट्स दिए गए उसमें से उनका इस पर क्या थोड़ा सा भी असर हो सकता है या फिर इन्फ्लुएंस हो सकता है, इफेक्ट हो सकता है, तो ये ऑल करेक्ट होता है, इफेक्ट वगैरह या फिर बियरिंग ऐसा बोल के। ये 33 हमारे काम का नहीं, 34 काम का नहीं, 35 काम का नहीं, 36 काम का नहीं, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे थे। 37 नहीं। ग्लोबल डिमिंग, यस, वेरी इंपॉर्टेंट जोग्राफी क्वेश्चन। इसका ग्लोबल डिमिंग मतलब हम बात करते हैं लाइट डिम हो गई, पावर कम आ रहा है, तो डिम ये टेम्परेचर के रिलेटेड है, इसका प्रेशर वेशर इसके ऊपर कोई वो नहीं है। वैसे भी ए या फिर डी मैंने बोला था। इसका सही आंसर फॉल ऑफ टेम्परेचर ड्यू टू इंक्रीज पर्टिकुलेट्स ध्यान रखना। 39 काम का नहीं, 40 बिल्कुल हमारे काम का है। डेफिनेटली ईरान वो सब बहुत कन्फ्लिक्टेड एरिया न्यूज़ में चल रहा है, और इसको बस बोला है कि नीचे में से, नीचे दिए गए चारों में से कौन सा
अरेबियन पेनिनसुला का पार्ट नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा जॉर्डन। कुवैत, ओमान, येमेन इसका पार्ट है। यहाँ पर आपको ध्यान से देखना था, नॉट पूछा था। अगर आपने नॉट मिस कर दिया था और कुवैत जो कि सऊदी अरेबिया के आसपास है, आपने डायरेक्ट ए मार्क किया देता। सी आंसर इसका। देखिए मैपिंग से क्वेश्चन आया। अंटार्कटिका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये PYQ के ऊपर है। बहुत लोगों को लगा कि इसका फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। इसका एवरेज मीन एलिवेशन है जो बाकी के दुनिया के कॉन्टिनेंट्स है उससे ज़्यादा है। और माउंट विंसन इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ दिस कॉन्टिनेंट, डेफिनेटली। इसका सही आंसर सी। इसका CSC 1982 में कुछ ऐसा पूछा था सवाल, बस 1980s में ही था। देखिए PYQ मैंने बहुत पीछे से 1979 से मैंने PYQ को एनालाइज़ किया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है जो 3 स्टेट में फैला हुआ है? वैसे मैंने आपको बताया था ए या फिर डी ऐसे क्वेश्चंस में। नीलगिरी। देखिए यहाँ पर नॉट करेक्ट पूछा है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है ये नॉट करेक्ट पूछा है। रामनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तराखंड में नहीं है, ये जम्मू एंड कश्मीर में है, ये गलत है। और बाकी तीनों सही है। ये तीनों को आपको नोट डाउन करना चाहिए, ऐसा पूछ सकते हैं। फिर लक्षद्वीप, इतना बड़ा मालदीव्स की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम होता है। PM मोदी जी वहाँ पर गए थे लक्षद्वीप में, उन्होंने कुछ फ़ोटोज़ पोस्ट की थी। बॉलीवुड से भी बहुत लोगों ने लक्षद्वीप को प्रमोट करना चाहा। देखिए इसका प्रोडक्टिविटी पर हेक्टर इज़ हाईएस्ट इन इंडिया, यस। कोकोनट प्रोडक्शन की तो बात कर रहे हैं, यस। एंड ऑयल कंटेंट्स इन नट्स इज़ हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, ऑब्वियसली, यस। 44 का आंसर सी। 45 बैरियर आइलैंड्स के बारे में बात कर रहे हैं। थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस हैं, क्यों फिर भी बताता हूँ मैं आपको। इसका फर्स्ट, दीज आर स्मॉल चेन ऑफ सैंड आइलैंड्स दैट फॉर्म ऑफशोर फार फ्रॉम द कोस्ट, यस। एंड लगून्स आर शॉलर्स मार्शेस सेपरेट द बैरियर आइलैंड्स फ्रॉम द मेनलैंड। और मुझे थर्ड है ना गलत लगता है, क्यों? क्योंकि एक तो UPSC तीनों सही नहीं देता मेजॉरिटी केसेस, और वह ऐसे बोल रहा है कि ईज़िली स्वेप्ट अवे, ऐसा वहाँ पर बोल रहा है, ईज़िली स्वेप्ट अवे। इतना बड़ा आइलैंड है, ऐसा ईज़िली स्वेप्ट कैसे हो जाएगा? तो इसका सही आंसर मुझे लगता है कि 1 and 2 है। क्लाउड का डिस्क्रिप्शन दिया है और कौन सा क्लाउड है ऐसा बोल रहे हैं। आपको एक ट्रिक बता दो, यहाँ पर कभी भी हाई बोला हो ना, तो याद रखिए हाई मतलब सिर्रस से उसका स्टार्ट होना चाहिए। तो इसका सही आंसर है सिरोक्यूमुलस। 20,000 से 40,000 फीट में होता है और मैकेरल्स का ऐसा लुक देता है वो सब, आप ध्यान में रखिए। 46 हो गया। 47 ड्रेनेज का टाइप हो गया, ज्योग्राफी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है, ये बोल रहा है कि मोस्ट कॉमन पैटर्न ऑफ स्ट्रीम्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। बस आपको ये आइडेंटिफाई करना था कि इसका जो पैटर्न है ना, वेन्स ऑफ लीफ, ये कीवर्ड था। और रेगुलर स्लोप यूनिफॉर्म रॉक स्ट्रक्चर के यहाँ पर होता है। इसका सही आंसर है डेंड्रिटिक। सिटी के बारे में पूछ रहे हैं, बहुत नॉर्मल स्टेटमेंट है। इसका 3 स्टेटमेंट सही है, ऑल 3। 49 थोड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, फिर भी मैं इसका आंसर मैं बताता हूँ। बहुत ज़्यादा मतलब पढ़े लिखे लोग इसका आंसर बता रहे हैं। शिवा एज योगा दक्षिणमूर्ति, ऐसा कौन सा चोला पेंटिंग कहाँ पर इम्पॉर्टेंट अर्ली चोला पेंटिंग डिस्कवर्ड एट बृहदेश्वरा टेम्पल तंजावुर इन 1931। ये शिवा एज योगा दक्षिणमूर्ति ऐसा बोल रहे ये लोग। और इनिशियल डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज, ऐसे क्वेश्चन आने लगे हैं अब, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन होता है। और इसका सही आंसर 2 है, नॉट 3। जॉइंटली मैनेज्ड विद द गवर्नमेंट, ऐसा इस तीनों में से एक तो रॉन्ग है। ऐसे पेयर्स वाले क्वेश्चन का यही होता है। देखिए ये भी वही है कि ओनली 1 करेक्ट, ओनली 2 करेक्ट, ओनली 3 पेयर्स करेक्ट, ऐसा है, बस थोड़ा पैटर्न अलग है, ये देख लीजिए। 51 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन से ऐसे इंडस्ट्री थी जो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से 19th सेंचुरी में उसका पत्ता झड़ गया था?
कॉटन टेक्सटाइल्स। 51st। देन नेशनल मूवमेंट के बारे में बोल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रम से क्वेश्चन है डायरेक्टली। इसका फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब एंड अदर्स, उन्होंने बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का फॉर्मेशन किया था। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी एंड हिज ग्रुप प्लान्ड एन इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस एट कलकत्ता, यस दे हैव प्लान्ड, नॉर्मल स्टेटमेंट है। और एलन ऑक्टेवियन हुम डिसाइडेड टू क्रिएट एन ऑल इंडिया बॉडी, यस यहाँ तक तो सही था, लेकिन एज अ राइवल टू अब ऑर्गेनाइजेशन, इसकी वजह से ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है। और इसका सही आंसर ओनली 2 पेयर्स आर करेक्ट हुई पूछ रहे हैं हमसे, ये भी देखना है, या फिर इनकरेक्ट पूछ रहे हैं, ये हो जाता आपसे। अभी इसका जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप GMRT के बारे में पूछ रहे हैं, पुणे के आसपास कहीं पर तो इसका सेटअप हुआ था। इसका सही आंसर है पैराबोलिक, मल्टीपल पैराबोलिक एंटेनास। मैं आपको इसकी इमेज दिखाता हूँ, वेट। ये है जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप GMRT। देखिए मल्टीपल्स में है और इसका जो पैराबोलिक में होता है, इसलिए इसका आंसर था मल्टीपल पैराबोलिक एंटीनाज। वैसे एंटीनाज नहीं होते, बट उन्होंने एंटीनाज ऐसा ऑप्शन में दिया होता है, तो डेफिनेटली हम उसका एंटीना कंसिडर करेंगे। देख लिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 54 की तरफ चलते हैं। कमर्शियल स्पेस स्टेशन के ऊपर पूछा था कि कौन सा फर्स्ट कमर्शियल स्पेस स्टेशन है। 2023 में UPSC प्रीलिम्स में हमसे पूछा था कि कौन से ऐसी कंट्री के पास अपना खुद का स्पेस स्टेशन ये है, तो उसका जापान आंसर था। और यहाँ पर आंसर है एक्सियोम स्पेस स्टेशन, जो कमर्शियल फर्स्ट कमर्शियल स्पेस स्टेशन था। गैलीलियो नहीं है, आप ध्यान में रखिए, नहीं तो बहुत लोग गैलीलियो मार्क करके आएंगे। और 50 ये भी हमारा इम्पॉर्टेंट बन जाता है। पिछली बार टाइटेनियम का क्वेश्चन पूछा था 2023 में, वो डायरेक्ट बिहार की पब्लिक सर्विस का 2022 में पूछा था, सेम क्वेश्चन रिपीट किया था, इल्मेनाइट रूटाइल वाला। तो इसका सही आंसर होगा सिल्वर। ये चिपकता नहीं है ऐसा मैग्नेट की तरह इसका। और कोबाल्ट, आयरन और फेरिक क्लोराइड जो है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स है, सिल्वर यहाँ पर नहीं है इसका। और हमसे नॉट पूछा था, ये ध्यान में रखिए, देखा कीजिए, नॉट पूछा है, बहुत यहाँ पर वो कर देते हैं। 56 हमारे काम का नहीं। 57, यस इट्स इम्पॉर्टेंट। माराकेश पार्टनरशिप के बारे में पूछा है, 57 इम्पॉर्टेंट है। इसका फर्स्ट ये इंटरगवर्नमेंटल पार्टनरशिप है क्लाइमेट एक्शन के लिए, यस, और करेक्ट पूछ रहे हो, ये भी ध्यान में रखिए। लेकिन सेकंड, इट इज़ नॉट ओनली एन इंटरगवर्नमेंटल पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन। यहाँ पर देखिए बहुत लोग क्या करते हैं ना कि देखो ओनली बोला है तो फिर करेक्ट इनकरेक्ट होगा, नहीं, ये क्या बोल रहे हैं, इट इज़ नॉट ओनली दिस बट ऑल्सो दिस, ये पॉजिटिव बात कर रहा है, यस इट्स करेक्ट। पहले स्टेटमेंट की क्लाइमेट एक्शन की बात कर रहा है, सेकंड में भी क्लाइमेट एक्शन और बाकी गवर्नमेंट और अदर स्टेक होल्डर्स की बात कर रहे हैं। फर्स्ट टू करेक्ट। एंड द पार्टनरशिप इज़ गाइडेड बाय मतलब कुछ भी थोड़ा सा भी गाइड किया होगा, या फिर उन्होंने एक बार भी इसके सस्टेनेबल डेवलपमेंट के चीफ ने इनसे बात की होगी तो गाइड किया ही होगा, ऐसा होता है। और इसका सही आंसर सी है 1 2 3, करेक्ट पूछ रहे थे। 58, इसका सही आंसर थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है, लेकिन मुझे इसका सही आंसर लगता है ऑल 3। 59, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में बोल रहे हैं। इसका सही आंसर फर्स्ट करेक्ट है। The court consists of members wherein 2 members cannot be nationals of the same state, and General Assembly and Security Council independently of one another इसको elect करता है members को, yes it's correct। और C इसका आंसर हो जाएगा, करेक्ट पूछ रहे थे हमसे। 60, भूनिधि विस्ता, इसका थिंक इसका फर्स्ट तो करेक्ट है, सेकंड में मुझे थोड़ा वो लग रहा है सेंटिनल-1 एंड सैटेलाइट सेंटिनल-1 एंड 2 का ये है, ऐसा मुझे नहीं लगता। मेरी तरफ से इसका आंसर ए है, बाकी लोग बहुत सारे बी सी दे रहे हैं आंसर। बहुत G20 के बारे में बोल रहे हैं, इतना इजी क्वेश्चंस अगर आप छोड़ रहे हैं इतने टफ़ पेपर में, टफ़ पेपर था ये CDS का, इसमें बोल रहे हैं कि इंडिया की कौन सी प्रायोरिटी थी कि ऑब्जेक्टिव थे G20 समिट 2023 अंडर के, यस ग्रीन डेवलपमेंट था। आप कैसे बोल सकते हैं कि ग्रीन डेवलपमेंट नहीं था, आप कैसे बोल सकते हैं कि एक्सेलरेटिंग प्रोग्रेस ऑन SDG नहीं था, वुमेन लेड डेवलपमेंट नहीं था, ऑल थ्री 1 2 3 ये था।
बहुत बार आप क्या करते हैं, ऑल 3 मतलब नीचे डी दिया होता है, ऐसा आपको लगता है डी मार्क कर देते हैं, लेकिन ये यहाँ पर सी पर था। फिर ये हमारा काम का नहीं है क्वेश्चन, फिर भी मैं आपको बता दूँ इसका आंसर फ्लाइबोरिबोवायरस था, जो कि डेंगू फीवर का वो था। 63 हमारा काम का नहीं है, 64 नहीं काम का नहीं, 65 काम का नहीं, एंड 66 इकॉनमी का क्वेश्चन है। इसका आंसर जीडीपी डिफ्लेटर कैप्चर्स द एवरेज प्राइस ऑफ एन अनचेंजिंग बास्केट ऑफ कमोडिटीज़ दैट कंस्टिट्यूट जीडीपी ऑफ द कंट्री। अनचेंजिंग बास्केट बोला है, इसका ये नहीं करेक्ट है। और कैन बी यूज टू मेजर द रियल जीडीपी ऑफ द इकॉनमी बट नॉट द इन्फ्लेशन रेट, ये भी नहीं करेक्ट है। क्यों इन्फ्लेशन रेट को क्यों नहीं कैलकुलेट कर सकते? अंदर बहुत माइक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत ऐसी चीज़ें होती है कि जीडीपी डिफ्लेटर को कहीं से भी थोड़ा सा भी यूज़ करके इन्फ्लेशन का थोड़ा सा भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो इसका सही आंसर डी होगा। यहाँ पर करेक्ट पूछ रहे थे। यस 67। हाँ, यहाँ इसका ये भी इम्पोर्टेंट है। देखिए इकोनॉमी के बहुत डीप क्वेश्चंस आ रहे हैं। A price index captures the changes in the average price of constant basket of commodities. Yes, नॉर्मल स्टेटमेंट है और करेक्ट पूछ रहे हैं, ये भी ध्यान में रखें फर्स्ट। एंड इफ़ द प्राइस इंडेक्स टेक्स वैल्यूज़, ये वैल्यूज़ दिए हैं, यहाँ पर इतने ज़्यादा वैल्यू पुट किए हैं, इसका मतलब ये गलत है। और यहाँ पर भी 10% और 21% दिया था। 10% सही है, लेकिन ये 21% गलत है, यहाँ पर 11% है। 68 important question, easy question. Most of India's reserves is held in the form of foreign currency. Yes, US डॉलर में है, बाकी का थोड़ा गोल्ड में है और बाकी कुछ थोड़ा और करेंसी में, बट मेजॉरिटी हमारा गोल्ड में है। देयर इज़ नो कॉस्ट ऑफ होल्डिंग फॉरेन करेंसी एज रिजर्व्स बाय नेशन। ऐसा कैसा नहीं, कॉस्ट तो होता है। ऐसा कैसे आप ये डायरेक्टली बोल सकते नो कॉस्ट? ऐसा फ्री में थोड़ी ही होता है, ऐसा कुछ भी कॉस्ट तो लगता ही है। इसका ये आंसर होगा, करेक्ट पूछ रहे थे। 69 ये हमारा काम का है क्या? मार्केट मैकेनिज्म और प्रोड्यूस गुड दैट जनरेट्स पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी। यस, हमारे काम का नहीं है, काम का है बट थोड़ा डीप क्वेश्चंस हैं। इसका सही आंसर ए था, क्योंकि द मार्केट मैकेनिज्म इसको नॉट पूछ रहे हैं। प्रोड्यूस गुड दैट जनरेट्स पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी, पॉजिटिव नहीं निगेटिव यहाँ पर था। तो 69 का ए है। 70 इसका जीएसटी के बारे में बोल रहे। देखिए कितने टफ क्वेश्चन पूछे हैं इकॉनमी के। इसका फर्स्ट तो सही था, सेकंड भी सही था। 115th अमेंडमेंट के अंदर अल्कोहल और 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जीएसटी के बाहर रखा था। फिर 122वां अमेंडमेंट लाया गया था, उसमें सिर्फ अल्कोहल को ह्यूमन यूज़ के लिए, और वो भी जीएसटी के बाहर रखा था। प्रीशियस मेटल, सॉरी डी भी करेक्ट है। अनवर्क डायमंड, देखिए नॉट पूछ रहा है। डायमंड इज टैक्स एट अ रेट ऑफ 0.25%। यस, इट्स करेक्ट। एंड प्रीशियस मेटल्स आर टैक्स एट ए रेट ऑफ 1% अंडर जीएसटी, ये गलत है। प्रीशियस मेटल्स को आई थिंक 3% के यहाँ पर 3 या 3.5% के अंडर जीएसटी में यहाँ पर होता है उसका। 70 का आंसर सी, नॉट करेक्ट पूछ रहे थे। तेंदुलकर कमेटी, बहुत सही क्वेश्चन, मुझे अच्छा लगा ये क्वेश्चन देख के, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग चेक की है उन्होंने। द कमिटी हैज़ यूज्ड एन ऑल इंडिया अर्बन पॉवर्टी लाइन बास्केट एज अ रेफरेंस टू डिराइव बोथ रूरल एंड अर्बन पॉवर्टी लेवल्स। यस, क्योंकि उन्होंने अर्बन पॉवर्टी को एक एज अ पैरामीटर कंसिडर किया, दोनों रूरल और अर्बन पॉवर्टी को मेजर करने के लिए। और द कमेटी हैड एंकर्ड द पॉवर्टी लाइन टू द ऑफिशियल फूड कैलोरी नॉर्म्स। ये सॉरी, ये गलत है। ये कमेटी का ये चिल्ला कर यही बता रहे थे कि कैलोरी नॉर्म से शिफ्ट अवे करो, हमें इन पर कैपिटल इनकम की तरफ जाना चाहिए। इसका सही आंसर ए है। यहाँ पर स्टेटमेंट 2 में बोल रहे कि कैलोरी नॉर्म्स के ऊपर एंकर किया है, नहीं कैलोरी नॉर्म्स में नहीं, उनका रिकमेंडेशन था तेंदुलकर, सुरेश तेंदुलकर जी, उनकी कमेटी बिठाई गई थी 2009 में, उन्होंने रिपोर्ट सबमिट किया था। और वो बोल रहे थे कि कैपिटा इनकम या फिर कैलोरी नॉर्म से आगे चलो, कैलोरी नॉर्म्स इतना सही पिक्चर नहीं देता पॉवर्टी का। 72 इम्पॉर्टेंट इकॉनमी के बहुत टफ क्वेश्चन है, नॉट करेक्ट पूछ रहे हैं। तो ऐसा कौन से पेट्रोलियम के ऊपर ड्यूटीज़ है जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट के साथ शेयर नहीं करता? तो इसका सही आंसर है बी, ऑल 3। इनमें से कुछ भी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के साथ शेयर नहीं करता, कौन सी भी ड्यूटी है ये इनमें से।
लेवल ऑफ पर कैपिटा जीडीपी डिपेंड्स अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग। अगेन यही क्वेश्चन, डिपेंड्स बोला है। आप कैसे बोल सकते हैं कि ये डिपेंड नहीं करता? आप कोई साइंटिस्ट नहीं है, आप वो नहीं है, अमर्त्य सेन नहीं है। इसका सही आंसर ये भी, ये तीनों पर डिपेंड करता होगा। 0.1% भी थोड़ा डिपेंड करता होगा तो वो सही हो जाएगा, 73rd होगा। 74th, कितना इजी क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन अगर आप गलत कर रहे हैं तो आपका इकॉनमी स्ट्रांग नहीं है, ये मैं अभी बता देता हूँ। M1 डेफिनेशन मनी की बात कर रहे हैं यहाँ पर। इसका सही आंसर ये करेंसी है और डिमांड डिपॉजिट है, रिजर्व्स और टाइम डिपॉजिट्स नहीं। इसका सही आंसर 2 और 4 हो जाएगा। M1 मतलब इजीली अवेलेबल मनी होता है इंडियन इकॉनमी में। 2 और 4 करेक्ट पूछ रहे थे। 75th क्या बोल रहे हैं, नेशनल इनकम अकाउंटिंग फॉर इंडिया। इसका सही आंसर नॉट करेक्ट बोल रहे हैं, नॉट, ध्यान में रखिए, बी आंसर इसका। नेट फैक्टर पेमेंट्स नहीं, नेट फैक्टर होगा तो वो नेट नेशनल प्रोडक्ट के ऊपर आ जाएगा, नेशनल इनकम अकाउंटिंग में वो नहीं आता। वो नेट फैक्टर पेमेंट्स वो बोल रहा है कि जीडीपी के अंडर आता है, नहीं वो एनएनपी के अंडर आता है। बाकी सब तीनों करेक्ट है, बी वाला रॉन्ग है और रॉन्ग ही पूछा था हमसे। 75 हो गया। 76 इसका सही आंसर, कितना वो बहुत डीप में जा रहा है यार इकॉनमी में। इसका सही आंसर डिक्रीज इन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी था। 77 मत काम का नहीं, 78 काम का नहीं, 79 काम का नहीं, 80 आइस कैप्स, यस वेरी इंपॉर्टेंट जोग्राफिक क्वेश्चन है। यहाँ पर बोल रहे हैं कि कोपन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन में आइस कैप को EF बोला जाता है, यस करेक्ट है। इन द अर्थ्स मोस्ट सीवर क्लाइमेट व्हेन द मीन मंथली टेम्परेचर इज़ नेवर अबव 0 डिग्री सेल्सियस। ये मुझे थोड़ा एक्सट्रीम लगता है, इज़ नेवर बोल रहा है तो इसको मैं गलत कहूँगा। और द क्लाइमेट इज़ फाउंड इन द पीर पंजल एंड द ग्रेट हिमालयज़, ये भी मुझे सही नहीं लगता क्योंकि पीर पंजल और ग्रेट हिमालयज़ में टुंड्रा क्लाइमेट होता है और इसको क्या डिनोट करते हैं, ET ऐसा डिनोट करते हैं। तो इसका सही आंसर मैं मार्क करूँगा ए। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, इतना इजी क्वेश्चन, बस ठीक से पढ़ना था आपको क्वेश्चन। फर्स्ट में बोला इट वॉज चेंज ऑफ सोसाइटी फ्रॉम रूरल एंड एग्रीकल्चर लाइफ स्टाइल टू वन इन विच मोस्ट पीपल अर्न देयर लिविंग इन द इंडस्ट्रियल और सेक्टर और सेकेंड सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। यस नॉर्मल स्टेटमेंट। ये बोल रहे हैं ये स्टेटमेंट गलत है, क्यों? ये बोल रहे हैं फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन बिगन इन जर्मनी, नहीं जर्मनी में नहीं था, वो UK में स्टार्ट हुआ था, ब्रिटिश गोरे लोग, स्टूपिड लोग। ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस इन आयरन स्मेल्टिंग ये सब, और उसको फिर बाद में स्टीम इंजन ने कॉम्पिन किया, ये भी सही है। इसका सही आंसर 1 और 3 सी आंसर होगा, इसका करेक्ट बोल रहे थे। 82 हाँ बहुत इजी क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन को गलत नहीं करना है। फर्स्ट बोल रहा है कि जो शॉर्ट वेव रेडिएशन होता है उसका वेवलेंथ होता है 0.39 मीटर माइक्रोमीटर से 0.76 माइक्रोमीटर में, यस इट्स करेक्ट। और इंसोलेशन इज़ इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, इवनली नहीं होता। कर्वेचर, अर्थ का कर्वेचर आपको पता होगा, अगर देखिए अभी दिखाता हूँ मैं आपको, अगर ये सन है एंड ये हमारी अर्थ, ऐसा इंक्लिनेशन है इसका, ये एंगल इतना इंक्लिनेशन होता है, x डैश इतना इंक्लिनेशन, और इसका रेज, सन का रेज कहाँ कैसे पहुँचता है वहाँ तक, ये आते वक्त क्या होता है, शॉर्ट वेव आता है, तो ज़्यादा यहाँ पर लगेगा ना, ज़्यादा यहाँ पर इंसोलेशन पड़ेगा, यहाँ पर कम पड़ेगा। गेम ऑफ थ्रोन्स देखिए आपने, 6 महीने वहाँ पर लाइट नहीं होती यहाँ इस एरिया में, आर्कटिक में, तो ये कैसे, और ऐसे इवनली डिस्ट्रीब्यूट कैसे, तो फिर समझे ये गलत। इसका सही आंसर ए, करेक्ट ही पूछ रहे थे हमसे। 83 इट इज़ यू शेप्ड बेंड इन रिवर,
मेंडरिंग के बारे में बोल रहे हैं, ज्योग्राफी का बेसिक क्वेश्चन है। यस, यू शेप्ड ही होता है। मेंडरिंग कैसे होती है रिवर की? अगर कोई रिवर है तो इसका मेंडरिंग कैसे होता है? मेंडरिंग क्या होता है? ऐसे 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 रिवर वो ट्रैवल करते हैं इसका, तो इसको यू शेप्ड ये है ऐसा है, तो इसको मेंडरिंग ही बोला जाता है। It is, and second statement, an extremely tight meander is called as a gooseneck. It is likely to become a cutoff or oxbow-like after a flood. Yes, oxbow-like कैसा होता है अभी बताता हूँ। बहुत सारे लोगों को कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा क्या होता है, मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। अगर रिवर ऐसे 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 आ रही है तो थोड़े दिन बाद क्या होता है पता है? ऐसे ऐसे, और उसका मेंडरिंग ज़्यादा बढ़ जाता है, ऐसे ऐसे करके ऐसे, और फिर रिवर है ना ये फ्लो करना यहाँ से स्टार्ट कर देती है। ये यहाँ से ऐसा ऐसा कर देते हैं ऐसे, और यहाँ से डायरेक्ट ये इधर जाने की वजह से पहले ये डायरेक्ट यहाँ से फ्लो करना यहाँ से फ्लो करना चालू कर दे, क्योंकि उसको आगे क्यों बढ़ना है, और ये डायरेक्टली फिर कट ऑफ हो जाता है ऐसे, और ऐसे यहाँ पर ये लेक बन जाते हैं, पूरा सेपरेट लेक ऐसे, और रिवर अपना अपना यहाँ से वो फ्लो करना, वो यहाँ ऐसा स्ट्रीम बन जाता है उसको, और वो पूरा ये रीजन कट ऑफ कर देता है। इसको ऑक्सबो लेक बोलते हैं, ऐसे लेक्स को। फिर थर्ड स्टेटमेंट, टेक्टोनिक अपलिफ्ट कैन कॉज अ रिवर टू कंटिन्यू डाउन कटिंग। कैन बोल रहा है। यस, ऑल थ्री करेक्ट ही पूछ रहे थे हमसे। फिर ह्यूमिडिटी के बारे में पूछ रहे हैं, थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए, लेकिन मेरे लिए थोड़ा 5 साल का अनुभव है, इसलिए मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ, थोड़ा और ठीक से समझा देता हूँ कि हाउ कैन वन डिटरमाइन द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑन अ पर्टिकुलर डे एट ए गिवन प्लेस। अभी बताता हूँ। अभी आप देखिए, हमसे रिलेटिव ह्यूमिडिटी का फॉर्मूला क्या होता है पता है? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी अपॉन ह्यूमिडिटी कैपेसिटी इनटू 100, ये फॉर्मूला होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी का। और हमसे वही पूछ रहे हैं कि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का अगर आपको परसेंटेज दिया हुआ है तो आप डेफिनेटली रिलेटिव ह्यूमिडिटी को देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर, इफ़ परसेंटेज ऑफ एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इज गिवन, वन लाइनर ए या फिर डी में। 85th का बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते थे, इसलिए कंसेप्चुअल क्लैरिटी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी होती है कि ऐसा कौन सा ग्रीन हाउस गैस है जो एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा दिन तक या फिर ज़्यादा ईयर्स तक रहता है। इसका सही आंसर है N2O। बहुत सारे लोगों को लगा मीथेन या फिर CFC। मीथेन बस 15-20 साल यहाँ तक होता है। N2O आपको देखिए 120 ईयर्स यहाँ तक होता है, 120, 130, 150 ईयर्स तक एटमॉस्फेयर में रहता है नाइट्रस ऑक्साइड। वाटर वेपर की तो बात ही मत करो, बहुत वो इतना नहीं होता, काफ़ी हो जाता है, चेंज होता है। BW कोपन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन के बारे में सेकंड दूसरा सवाल है इसी सेम क्वेश्चन में। देखिए आप, कोपन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन में क्या है कि BW को किसको रिप्रेजेंट करता है। इतना इजी क्वेश्चन, अगर आप ऐसे क्वेश्चन गलत कर रहे हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे कट ऑफ को क्लियर करना। डेजर्ट क्लाइमेट। 87th, इतना इजी क्वेश्चन UPSC प्रीलिम्स में 2023 में पूछा था कि डेटाबेस ऐसा रेड स्पीशीज़ का, रेड लिस्ट का ऐसा कौन सी ऑर्गेनाइजेशन वो करती है। वैसे बताए कि ऐसे सिंगल लाइनर या फिर A या फिर D। इसका सही आंसर IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ऐसे ही सेम ऑप्शंस भी वही UPSC प्रीलिम्स में सेट किए थे। नेशनल वाटरवेज कहाँ पर वो किया है वो बोल रहे हैं। इसका सही आंसर क्या है? नेशनल वाटरवेज 2, वो ध्यान में रखिए, 2 बोल रहे हैं। तो इसका सही आंसर है ब्रह्मपुत्र सदिया डोबरी। और फर्स्ट नेशनल वाटरवे कहाँ पर? गंगा हल्दिया प्रयागराज के ऊपर। तो इसका सही आंसर C है। 89th, कल्चरल वेस्ट लैंड के बारे में पूछ रहे हैं। कौन सा ऐसा कल्चरल वेस्ट लैंड होता है? PYQ का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन। लैंड दैट हैज़ बीन केप्ट फैलो फॉर मोर देन 5 years। ऐसा बोला, मैंने बोला था A या फिर D, ऐसा सिंगल लाइनर।
अभी ये क्वेश्चन देखिए, बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है, थोड़ा समझ में आपको दिक्कत आ सकती है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। एंगुलर वेलोसिटी फॉर ऑल लोकेशन ऑन द अर्थ सरफेस इज सेम व्हाइल लीनियर वेलोसिटी वैरीज। बोल रहे कि एंगुलर वेलोसिटी फॉर ऑल लोकेशन ऑन द अर्थ इज सेम। ऑल लोकेशंस बोला है, बहुत सारे लोगों को लगता है ऑल लोकेशन ऐसा कैसे है, लेकिन ये सही है। और एंगुलर इसका मैं फॉर्मूला बताता हूँ। v इज़ इक्वल टू आर ओमेगा, ऐसा फॉर्मूला होता है। यहाँ पर v होता है वो लीनियर वेलोसिटी होता है, r जो है अर्थ का वो रेडियस जितना हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं वो, और ओमेगा होता है कि वो एंगुलर वेलोसिटी होता है। एंगुलर वेलोसिटी सेम होता है, बस उसका रेडियस जितना कम ज़्यादा करते हैं उससे उसका लीनियर वेलोसिटी वेरीज करता है। तो ये करेक्ट है। और लीनियर वेलोसिटी इज़ मैक्सिमम एट इक्वेटर एंड मिनिमम एट पोल्स, ये भी सही स्टेटमेंट था, इसका सही आंसर सी। 91 राणा कुंभा ऑफ मेवाड़, राजस्थान, द ग्रेट राजस्थान। He wrote a commentary on Jayadeva's Gita Govinda. Yes. He wrote 4 dramas in which he said to have made use of 4 provincial languages. बोल सकते अभी जयदेवा गीता गोविंदा पर उन्होंने कमेंट्री की, हो सकता है कि कमेंट्री की है तभी तो उन्होंने क्वेश्चन बनाया है ना, नहीं कमेंट्री की नहीं होते तो उनको कैसा पता चलता। और हिस्ट्री में ऐसा चीज़ों को गलत प्रूव करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। He wrote 4 dramas in which he had said to have, उन्होंने 4 ड्रामा लिखे और उन्होंने ऐसा बोला जाता है कि उसमें 4 लैंग्वेजेस प्रोविंशियल लैंग्वेज का उन्होंने प्रयोग किया था। यस, एंड ही इरेक्टेड कीर्ति स्तंभ इन चित्तौर इन कमेमोरेशन ऑफ हिज विक्ट्री और गुजरात। ये स्टेटमेंट गलत है। बहुत यूट्यूबर्स 5 लाख 10 लाख सब्सक्राइबर है उनके चैनल पर, लेकिन इस स्टेटमेंट को सही बता रहे नहीं। इसका सही आंसर है 1 और 2 करेक्ट पूछ रहे थे। ये क्यों गलत है थर्ड स्टेटमेंट? ये कीर्ति स्तंभा जो है उन्होंने एक कीर्ति स्तंभा नहीं विजय स्तंभा उन्होंने बनवाया था। और कीर्ति स्तंभा जो है एक जैन मर्चेंट थे जीजाजी बागेरवाला ऐसा करके उन्होंने बनाया था। ये राणा कुंभा जी है, उन्होंने विजय स्तंभ बनाया था। 92 ऐसा कौन सा चोला किंग है जिन्होंने शैलेंद्र रूरल को इनकरेज किया था? शैलेंद्र रूरल श्री विजय को बुद्धिस्ट विहारा नागपट्टनम में बनाने के लिए। तो इसका सही आंसर है राजा राजा 1, बी आंसर। Whom the following was not a court poet of King Krishnadev Raya? नॉट पूछ रहे हैं, देखिए ध्यान रखना। यहाँ पर तिम्मन्ना थे, दुर्जथी थे, मल्लन्ना थे, कृष्णदेव राय के सिद्धेश्वरा नहीं थे। इसका सही आंसर सिद्धेश्वरा। रॉयल पोर्ट्रेट्स ऑफ सिम्हा विष्णु एंड महेंद्रवर्मन आर फाउंड इन विच केव टेम्पल्स एट ममल्लापुरम। इसका सही आंसर है आदिवराह केव। 95 देखिए यहाँ पर 2 स्टेटमेंट तो दोनों वराह आदि वराह ए और सी में देखिए कन्फ्यूजन करने के लिए। इसका सही है 94 का सी। भक्ति पोएट नामदेव जी के उन्होंने बात की थी, महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे। ही सीम्स टू हैव प्लेड अ पार्ट इन ट्रांसमिटिंग सदर्न भक्ति टू नॉर्दर्न भक्ति। सीम्स टू हैव बोल रहा है नॉर्मल। ही वॉज अ रिग्रेस मोनोथिस्ट एंड अपोज्ड कास्ट डिस्टिंक्शंस। यस, एंड ही वॉज अ डिवोट फॉलोअर ऑफ कबीर। नो, ये कंटेम्प्रेरी नहीं थे और वो फॉलोअर भी नहीं थे। इसका सही आंसर बी। दो स्टेटमेंट करेक्ट है। एंड ये थोड़ा ये है 96 का कंट्रोवर्शियल है, इसके बारे में मुझे अभी तक पता नहीं है। वीरशैविज्म के बारे में बोल रहे हैं। इसका सही आंसर मैंने जितना फाइंड किया है, ये फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड करेक्ट है, ये थर्ड भी करेक्ट है। 1 2 3 इसका सही आंसर होगा। आई एम नॉट श्योर, आई एम सॉरी फॉर दैट। कश्मीर शैविज्म के इन्होंने प्रमोट किया, ये वासुगुप्ता ए इन्होंने प्रमोट किया था। और नेशनल ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 के अंडर कौन सा नहीं आता? 1999 का क्वेश्चन का आंसर। इसका सही आंसर होगा द ह्यूमन राइट्स काउंसिल, डी। देखिए सी और डी में आपको कंफ्यूज कर रहे थे। 100 क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन गलत आप नहीं कर सकते, ये बहुत बड़ा पाप है ऐसे क्वेश्चन अगर गलत कर रहे थे। इसका आंसर आर्टिकल 32 डी किया डॉक्टर अम्बेडकर जी ने, B.R. अम्बेडकर जी। उन्होंने हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को किस आर्टिकल को कहा था? आर्टिकल 32 को कहा था। फिर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कौन सा राइट टू प्राइवेसी एज अ फंडामेंटल राइट बनाने में कौन सा वर्ड एक और किन्होंने रिट पिटिशन फाइल किया था? वो किया था हम पुत्तास्वामी केस पढ़ते हैं, केस पुत्तास्वामी। इसका सही आंसर फर्स्ट
इसका 42nd अमेंडमेंट के बारे में पूछ रहे हैं। वैसे भी यूपीएससी प्रीलिम्स में अभी वो पूछा था कि कौन सा अमेंडमेंट था जिसकी वजह से कि वो कोई भी लॉ अगर किसी शेड्यूल में प्लेस करते तो उसको जुडिशियल इंटरप्रिटेशन से बचने के लिए उसको वो अमेंडमेंट लाया गया था। इसका फर्स्ट अमेंडमेंट ऐसा क्वेश्चन था और उसी के ऑप्शन में सेकंड ऑप्शन में था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। इसके ऊपर अभी क्वेश्चन बना दिया था। लिबर्टी ऑफ थॉट, फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन एंड बिलीफ वाज सब्स्टिट्यूटेड बाय लिबर्टी ऑफ थॉट। ये सब नहीं, ये नहीं था आई थिंक, फेथ एंड वर्शिप ऐसा नहीं था। बस स्टेटमेंट 2 सही था कि यूनिटी ऑफ नेशन पहले था और बाद में यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, ये सही है। और वैसे भी इसका मैंने क्रक्स पिछली बार 2023 का जब यूपीएससी का मैंने फर्स्ट मेरे चैनल पर जाके देखी वीडियो, वहाँ पर मैंने ये अच्छे से डिस्कस किया है। 103 कि एज पर स्टेट लिस्ट अंडर 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, स्टेट हैव जुरिस्डिक्शन ओवर एग्रीकल्चरल लैंड इन कनेक्शन विद विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स। यस, ऑल 3, सभी टाइप की ड्यूटीज़ ये एग्रीकल्चर रिलेटेड इनका स्टेट से कनेक्शन है, स्टेट इन पर वो कर सकता है। और 7th एडिशन ऑफ इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस किया गया था पर्थ, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। देन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे लगता है ये क्वेश्चन डेफिनेटली रिपीट होगा प्रीलिम्स में भी। ये ह्यूमन राइट्स का बोल रहे हैं। ह्यूमन फर्स्ट सिर्फ हमें मैच द फॉलोइंग करना है। ह्यूमन राइट्स अनलाइक ऑल अदर ऑब्जेक्ट्स पॉजेस डिग्निटी, ये इमैनुअल कांत है। और इट इज़ स्वराज व्हेन वी लर्न टू रूल आवरसेल्व्स, इट इज़ महात्मा गांधी जी। एंड फ्रीडम इम्प्लाइज नॉट ओनली इमेंसिपेशन फ्रॉम पॉलिटिकल बॉन्डेज बट ऑल्सो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, ये सुभाष चंद्र बोस जी उन्होंने कहा था। एंड फॉर मी रियल फ्रीडम इज़ फ्रीडम फ्रॉम फियर, ये ऑंग सैन सू काई म्यांमार उन्होंने बोला था। तो इसका सही आंसर ए का 3 है एंड डी का 1, सी का 2, सी। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है रिपीट। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी एन ऑटोबायोग्राफी किसने लिखा था? इसका सही आंसर डी, मनोज मुकुंद नरवणे, आर्मी चीफ थे। इंडियन आर्मी लॉन्च्ड ऑपरेशन सर्वशक्ति टू फ्लश आउट टेररिस्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। A108 के देखिए, विच ऑन द फॉलोइंग सिटीज़ वेयर कन्फर्ड विद क्लीनेस्ट सिटी अवार्ड, न्यूज़पेपर में था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसका सही आंसर होगा इंदौर एंड सूरत। 109 ये अभी एफकैट के क्वेश्चन में भी, एफकैट 2024 के पेपर में रिपीटेड क्वेश्चन था। इसका सही आंसर होगा ऐसी कौन सी राइफ़ल है जो DRDO ने डेवलप की है और इंडिजिनस डेवलपमेंट की है, उसका उग्रम ये राइफ़ल का नाम था। और फिर ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, योगेश सिंह ने उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था एशियन चैम्पियनशिप 2024 में, वो किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? तो इसका सही आंसर है शूटिंग, बी। रिनोन क्लासिकल सिंगर प्रभा अत्रे जो अभी उनका निधन हो गया था, वो किस घराना से बिलोंग करते थे? तो इसका सही आंसर है किराना घराना। वैसे भी देखिए, प्रभा अत्रे ये मराठी नाम है, किराना घराना आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं। कमांडर इन चीफ कौन से फर्स्ट इंडियन कमांडर थे जो कमांडर इन चीफ इंडियन आर्मी इंडिपेंडेंस के बाद, इंडिपेंडेंस जब मिला था? तो इसका सही आंसर KM करियप्पा। विच ऑन द फॉलोइंग एंड टू एंड सिक्योर मोबाइल इकोसिस्टम रिसेंटली डेवलप्ड बाय इंडियन आर्मी? इसका सही आंसर संभव, देखिए ARD ऐसे सिंगल लाइनर। रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप इम्पॉर्टेंट, इसका सही आंसर है इंडिया ऑप्टेड आउट ऑफ RCP, करेक्ट, एंड इट इज़ यस, बोथ करेक्ट। 115 रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटर इनटू लिथियम एक्सप्लोरेशन के बारे में एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कंट्री के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, वो है अर्जेंटीना। 116 SCO के बारे में पूछ रहे हैं। अभी ईरान को इसका मेंबर बना था, इसलिए ये क्वेश्चन बनाए थे। ईरान इज़ अ परमानेंट मेंबर ऑफ SCO, यस, एंड वन ऑफ गोल इज़ टू प्रमोट न्यू सिस्टम डेमोक्रेटिक फेयर, ये तो नॉर्मल स्टेटमेंट है, सी। 117 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप, पता नहीं इसका, आई डोंट लाइक क्रिकेट। भारत रत्न
यार 5 लाख 10 लाख सब्सक्राइबर लेके बैठे हैं, फिर भी बोल रहे हैं इस भारत में मॉनेटरी ग्रांट दिया जाता है। अरे नहीं, मॉनेटरी ग्रांट नहीं दी जाती। और इसको इंस्टीट्यूट किया था 1954 में, 1972 में नहीं। तो इसका सही आंसर बी 119। मुझे एक घंटे के अंदर इसको ख़त्म करना था। वेरी सॉरी, 10-12 1-2 मिनट ज़्यादा हो जाएगा। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के बारे में बोल रहे हैं। इंडिया का रैंक अभी 2023 का आ गया था, तो इंडिया का 2023 में 40th रैंक, यस करेक्ट। और इंडिया का परफॉर्मेंस राइज हो रहा है, इसके लिए सी। ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव के बारे में बात कर रहे हैं। रिस्पॉन्स टू चेंज ऑफ क्लाइमेट चेंज, यस डेफिनेटली। इट प्रमोट्स प्लांटेशंस और वेस्टलैंड एंड रिवर कैचमेंट, यस इट प्रमोट। इट इज स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू रिप्लेस केरोसिन ऑयल विथ सोलर पावर यूज्ड बाय सोलर। ये नहीं है ऐसा स्कीम का, ऐसा ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव का ऐसा कुछ नहीं है। इसका सही आंसर 1 और 2 है। तो यस, सो ऐसे 120 क्वेश्चंस, मतलब हमने पूरे 120 नहीं, हमारे जितने काम के क्वेश्चंस हैं उनको हमने अच्छे से एनालाइज किया है। आप पूरा अपना नोट्स बनाइए इस क्वेश्चन से। मैं डेफिनेटली गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि एटलीस्ट 3 क्वेश्चंस मुझे बहुत ज़्यादा चांस लग रहा है कि वो रिपीट हो सकते हैं। वो ऑंग सैन सू काई वाला क्वेश्चन, फिर और एक क्वेश्चन से रिपीट हो सकता है किसी भी में से, या फिर ज्योग्राफी का अंटार्कटिका वाला क्वेश्चन से रिपीट हो सकता है, या फिर आइस कैप्स कोपन क्लासिफिकेशन वाला। 3 क्वेश्चन 7.8 मार्क्स, ऐसा सिर्फ 2.2 एक क्वेश्चन 2 मार्क्स हम आप मत पकड़िए, ऐसा नहीं होता। तो 7.8 मार्क्स प्लस अगर आपके 6 करेक्ट, जैसे अब सपोज आपके मार्क्स आ रहे थे 80, 87.8 आ जाएंगे। अभी बस इसको कीजिए, 1 घंटे का वीडियो और हार्डली आपको 2 घंटे लगेंगे। 3 घंटे दीजिए, आपका 3 MCQ सिक्योर हो जाएगा। इतना अनप्रेडिक्टेबल हो रहा है प्रीलिम्स UPSC का, उसमें आपके 3 क्वेश्चन का अगर ये वीडियो आपको रिलीफ दे सकता है तो इससे बड़ी चीज़ और क्या हो सकती है। इसको बार बार देखिए। अगर एक तो अच्छे से मैंने एक्सप्लेन भी किया है कैसे आंसर को डिडक्ट करना है। अगर इसी वीडियो को आप 3-4 बार देख लेंगे तो डेफिनेटली आप काम हो जाएगा। सोते वक्त एक बार इस वीडियो को अच्छे से देखना, 1.5 की स्पीड पर देखना, हो जाएगा आपका काम। तो ऐसे वीडियो को और लाऊंगा मैं। अभी 2023 का पार्ट 2 भी बनाना है मुझे, प्रीलिम्स का मैंने एनालिसिस किया था उस वीडियो का। तो ये भी वीडियो, इसका अभी टेलीग्राम चैनल भी है हमारा, उस डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उसको वो करिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मुझे मोटिवेशन कैसे मिलेगा फिर ऐसे काम करने का। और वैसे भी प्रीलिम्स बहुत पास है, टाइम क्रंच है, उसमें भी मैं आपको कल ही अभी आपको बता दूं कि 20-25 लोग मेरे अंडर स्टडी करते हैं। बहुत मेहनती लोग हैं, नए स्टूडेंट हैं। कुछ लोगों ने जॉब छोड़कर तैयारी की है, कुछ वर्किंग प्रोफेशनल्स है, कुछ तो मदर्स है, बच्चों को स्कूल भेजते हैं और घर पर बैठ के वो प्रिपेयर करते हैं। तो डेफिनेटली आप ये सब को ध्यान में रखते हुए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप मुझ पर पूरा भरोसा कर सकते हैं, और इस बार मैं प्रीलिम क्रैक करके आपको दिखाऊंगा, फिर आपका भरोसा और भी बढ़ जाएगा। सो विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। इस वीडियो को 2-3 बार देखिए, आपका कॉन्सेप्ट वगैरह ये सब पूरा पेपर आपको रट्टा में पूरा अच्छे से याद हो जाएगा। मिनिमम 3 क्वेश्चन बोल रहा हूँ मैं, इससे ज़्यादा भी आ सकता है। सो विश यू गुड लक, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।